हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स के। तो एक स्पेरिकल मिरर को कंसिडर करते हैं। सपोज ये एक स्पेरिकल मिरर है और ये कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है। तो आई हैव ड्रॉन ए कॉनकेव स्पेरिकल मिरर फॉर यू और यहां से कुछ रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं। तो हम सभी जानते हैं अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां जाके कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। तो यहां से रेज रिफ्लेक्ट होके फोकस के पास आ रही हैं। और चिल्ड्रन, इन रेज की एक खासियत भी है, ये दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक है। तो इन दोनों रेज को कहा जाता है पैराक्सियल रेज। तो पैराक्सियल रेज क्या होती हैं? रेज which are close to the प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रेज पैराक्सियल रेज है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है। हमने जितने भी फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूला इस मिरर के लिए पढ़े हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज में हमने अज्यूम किया है कि रेज पैराक्सियल है। ओके और चिल्ड्रन, ये फोकस है, बट दिस इज द फोकस फॉर पैराक्सियल रेज। तो मैं इसे एफ लिख रहा हूं। तो एफ क्या है? फोकल लेंथ फॉर पैराक्सियल रेज। नाउ चिल्ड्रन, जरूरी थोड़ी है कि लाइट सिर्फ इसके पास में ही रहे। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही रहे, जरूरी है क्या लाइट रेज? नहीं, लाइट रेज दूर भी हो सकती है। अब कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भी होती हैं। ये देखो, ये जो मैंने रेड में बनाया है, ये जो लाइट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है। नाउ चिल्ड्रन, इन रेज को कहा जाता है मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज क्या है? मार्जिनल रेज rays which are at a distance from principal axis। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर रहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है रेस, उन्हें हम मार्जिनल रेस कहते हैं। तो रेड वाली रेस मार्जिनल है और ब्लू वाली रेस पैराक्सियल है। चिल्ड्रन, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि मार्जिनल रेज यहां आके कन्वर्ज नहीं होते, मार्जिनल रेज यहां आके कंजर्व होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मार्जिनल रेज यहां पे कन्वर्ज होंगे। सो दिस पॉइंट इज द फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज की वजह से एक इमेज यहां बन रही है। जो मार्जिनल रेज है उसकी वजह से यहां पे इमेज बनती है, जबकि पैराक्सियल रेज की वजह से इमेज यहां बनती है। तो चलिए, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट करते हैं एक शार्प इमेज। देखो, हमने रे ऑप्टिक्स में ये सीखा है ना कि अगर ये एक लेंस है, ये रेज इस तरह से आ रही हैं, तो यहां पे एक शार्प इमेज मिलेगी। वी एक्सपेक्ट शार्प इमेज। एक डॉट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको क्या मिला? यहां पे हमें एक ऐसी इमेज मिली जो फैली हुई है। हमें कुछ इस तरीके की इमेज मिलेगी, इतना बड़ा डॉट मिल जाएगा हमें। वी विल गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हमें चाहिए था एक डॉट, लेकिन हमें एफ और एफ एम यानी फोकल लेंथ फॉर पैराक्सियल रेज और फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज, इनके बीच में हमें एक बड़ी सी इमेज मिलेगी। तो यहां पे एफ एम क्या है वो भी लिख देता हूं, फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक शार्प डॉट, लेकिन पैराक्सियल रेज के लिए अलग फोकस है, मार्जिनल रेज के लिए अलग फोकस है।
तो हमें एक शार्प डॉट नहीं मिलता, हमें एक इस तरीके की फैली हुई इमेज मिलती है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा, हमें कुछ फैला हुआ सा मिल रहा है। ये थोड़ा सा ब्लर भी होता है, सो वी गेट अ ब्लरी इमेज। सो दिस इमेज इज ब्लरी, इसीलिए ये एक डिफेक्ट है। ओके, नाउ द लेंथ फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, इस लेंथ को, द लेंथ फ्रॉम फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल रेज एंड फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज, ये जो लेंथ है इसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन। ओके, तो एबरेशन मतलब डिफेक्ट, एक तरीके का डिफेक्ट। लॉन्जिट्यूडनल मतलब इस लाइन पे ये लॉन्जिट्यूड होता है और ये ट्रांसफर्स होता है। तो ये जो डिफेक्ट है ये लॉन्जिट्यूड पे आया है, इसीलिए लॉन्जिट्यूडनल। स्पेरिकल वर्ड यूज किया है क्योंकि ये मिरर स्पेरिकल है, और एबरेशन मतलब डिफेक्ट। तो व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन? द लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन इज यहां से लेके यहां तक फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल रेज, यहां से लेके यहां तक फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। तो इसका लेंथ कितना है? फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल रेज माइनस फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। So this is the formula for longitudinal aberration. लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन का ये फॉर्मूला है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन क्या होता है? ये एक लेंथ है। लेंथ किसकी? ये जो इमेज शार्प बननी चाहिए थी, ये शार्प नहीं बनी, ये शार्प बनने की जगह फैल गई। तो ये इमेज जितनी फैल गई है, देखो यहां से लेके यहां तक इमेज फैली हुई है, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे लेंथ को हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन, और ये इसका फॉर्मूला है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्रोमैटिक एबरेशन ऑफ लेंसेज। क्रोमैटिक एबरेशन ऑफ लेंसेज यानी लेंस में क्या डिफेक्ट है वो देखते हैं। क्रोमैटिक मतलब कलर। तो जब हम लेंस से देखते हैं तो कुछ कलर का प्रॉब्लम होता है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वो। चलो मान लेते हैं ये एक लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से है ना व्हाइट लाइट आ रही है। दिस इज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब नॉर्मल लाइट जो आप देखते हो डेली लाइफ में, सनलाइट या आपके एलईडी वगैरह से निकलने वाले लाइट, व्हाइट लाइट। अब चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये लेंस रिफ्रैक्ट करेगा व्हाइट लाइट को, यानी अब ये व्हाइट लाइट अपना रास्ता बदलेगी। और आप ये भी जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, यानी कि वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है और रेड कम बेंड होता है। रेड बेंड्स लेस। तो क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है, इसके में इसमें वॉयलेट, VIBG, YOR सब कलर्स हैं। उसमें से जो वॉयलेट कलर है वो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगा, और वॉयलेट कलर बेंड होके यहां पे फोकस हो जाएगा। सो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। अब रेड जो है इतना बेंड नहीं होता, रेड थोड़ा कम बेंड होता है। तो देखो रेड की बेंडिंग कम है, तो यहां से आई और एकदम बेंड हो गया वॉयलेट, लेकिन रेड देखो कम बेंड हुआ। तो ये जो पॉइंट है ये फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर है। So now we have a point where violet light gets accumulated and a point where red light gets accumulated. बीच बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो वगैरह कलर्स भी दिखेंगे बीच बीच में। तो चिल्ड्रन, एक वाइट लाइट आ रही थी, लेकिन लेंस से पास होने के बाद वो जो वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है उसके कलर्स दिखने लगते हैं अलग अलग। वी कैन सी डिफरेंट कलर्स।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप में इस लेंस का यूज़ करो। अगर इस लेंस का यूज़ बाइनोकुलर्स में किया है, अगर आपने सस्ती क्वालिटी के चीप क्वालिटी के बाइनोकुलर लेंस यूज़ किए हैं और अगर आपने मून को देखने की कोशिश की है, तो आपको मून के आजू बाजू कुछ येलो और ऑरेंज या ब्लू टाइप के कलर्स दिखेंगे। वो कलर्स इसी इसी की वजह से होता है, क्रोमैटिक एब्रेशन की वजह से। जब हम मून को देखते हैं तो हमें मून एकदम वाइट दिखना चाहिए, लेकिन लेंस से पास होने के बाद ये कलर्स इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और इस सस्ते बाइनोकुलर्स से हमें चीज़ों के आसपास एक अजीबोगरीब कलर दिखाई देने लगता है। इसे कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। तो क्रोमैटिक एबरेशन क्या है? क्रोमैटिक एबरेशन इस लेंथ को कहा गया है, वॉयलेट और रेड के बीच में जो फैलाव है, जो फैल गया है, ये इसे क्रोमैटिक एबरेशन, ये है क्रोमैटिक एबरेशन। तो क्रोमैटिक एबरेशन एक लेंथ है और ये लेंथ कैसे मिलेगी? फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट करके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रोमैटिक एबरेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। नाउ चिल्ड्रन, अगर हम चाहते हैं कि ये क्रोमैटिक एबरेशन ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू अवॉइड क्रोमैटिक एबरेशन, कंबाइन a convex lens with a concave lens। कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, if this ratio becomes equals to dispersive power of the convex lens upon dispersive power of concave lens, तो क्रोमैटिक एबरेशन अवॉइड हो जाता है, क्रोमैटिक एबरेशन खत्म हो जाता है। इसका जो डेरिवेशन और प्रूफ है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सो आई एम स्किपिंग इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा इसका डेरिवेशन, बट आई एम स्किपिंग इट बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे एक माइनस साइन भी होता है। माइनस साइन ये बताता है कि वन ऑफ द लेंसेज कॉन्केव। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये एक्रोमैटिक एबरेशन अवॉइड हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमैटिक मतलब कलर वाला, एक्रोमैटिक मतलब जिसमें कलर वाला डिफेक्ट ना हो, तो इसे एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। नाउ चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन वेयर्स ए कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले तो एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये जो लेंस है ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस सरफेस का रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस सरफेस का रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता चला कि इसका 10 और इसका 50? तो चिल्ड्रन, ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो बल्जिंग साइड का, आउटसाइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो कम होना चाहिए। और ये जो कॉन्केव साइड है इस लेंस का, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स में बल्जिंग साइड का रेडियस छोटा होता है और जो नॉन बल्जिंग साइड है यानी कि जो कॉन्केव साइड है उसका रेडियस बड़ा होता है। कॉन्केव में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, कॉन्केव में उल्टा हो जाएगा। तो प्लीज राइट दिस डाउन। अब इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर है वो 1.51 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज 1.51 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज 1.53। आपको क्रोमैटिक एबरेशन कितना है ये पूछा है। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं फोकल लेंथ निकालूंगा। सो 1 अपॉन फोकल लेंथ फॉर रेड इज
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1 इंटू 1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर का फॉर्मूला, हमने काफी पहले पढ़ा था लेंस मेकर का फॉर्मूला। 1 फोकल लेंथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1। तो यहाँ पे सराउंडिंग क्यों नहीं लिखा, सराउंडिंग को हमने मान लिया है एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सो 1 फोकल लेंथ फॉर रेड विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1 इंटू 1 रेडियस 1 -1 रेडियस 2। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। देयरफॉर 1 फोकल लेंथ फॉर रेड आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड दिया है 1.51, 1.51 में से 1 माइनस करोगे तो 0.51 इनटू, अगर मैं यहां से देखूंगा तो R1 मुझे कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, तो R1 की वैल्यू पॉजिटिव, और R2 यहां से देखने पे R2 भी कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो R2 की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप भूल गए हो कि ये रेडियस का साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं, तो फिर पीछे के लेक्चर्स में जाओ और ये साइन कन्वेंशन सीख के आओ। तो R1 का वैल्यू है 1/10 माइनस R2 का वैल्यू है 1/50। देयरफॉर 1 फोकल लेंथ फॉर रेड हो जाएगा 0.51, इसका एलसीएम हो जाएगा 50, 5 - 1 4। तो द फोकल लेंथ फॉर रेड विल बिकम 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.51, इक्वेशन 1। चिल्ड्रन, अगर मैं सिमिलर चीज वॉयलेट के लिए करूं तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट हो जाएगा 50/4 इंटू 0.53। देखो 0.51 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड। अगर मैं सिमिलर पूरा का पूरा प्रोसीजर फिर से वॉयलेट के लिए करूं तो बाकी सब सेम आएगा, बस रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और अब आपको पता है क्रोमैटिक एब्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्रोमैटिक एब्रेशन का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। तो ये हो जाएगा 50/4 इंटू 0.51 माइनस 50/4 इंटू 0.53। 50/4 कॉमन ले लो, यू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर फॉर क्रोमैटिक एब्रेशन। तो आंसर आएगा लगभग 0.9 समथिंग सेंटीमीटर। You can calculate it and get the answer.